महावीर जी, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, तो ऐसे में क्या लगता है, दिल की धड़कनें क्या कह रही है? भूपेंद्र हुड्डा जी की नज़रों में मेरी पूरी कदर है और मुझे उम्मीद है अब वो मुझे ही उम्मीदवार बनाएंगे। अगर हम टिकट के दावेदारों की बात करें तो वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक डॉक्टर का बेटा विधायक बने, ये राजनीतिक नाइंसाफी है। मैं तो ना तो डॉक्टर का बेटा हूँ, मैं तो एक राजनीतिक आदमी का बेटा हूँ, राजनीतिक बन रहा हूँ। किशन मिड्डा भी कहते हैं कि मैंने जींद में विकास की गंगा बहा दी। वो गंगा की जो लहरें हैं वो कहाँ पर हैं, दिखाई तो नहीं दे रही, वही तो काम गिनाए। किशन मिड्डा के विकास के जो दावे किए जा रहे हैं, आप उनको 10 में से कितने नंबर देंगे? वो तो एग्जाम आएगा जब पता लगेगा। एग्जाम अब आ गया है, हमारा राजनीतिक आदमियों का एग्जाम तो इलेक्शन होता है जी। इलेक्शन के अंदर हल्के के वोटर्स बताएंगे वो कितने नंबर देते हैं। किन्हीं कारणवश अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो क्या महावीर गुप्ता फिर भी चुनाव लड़ेंगे? अगर मुझे टिकट नहीं मिलती, कांग्रेस पार्टी जिसको टिकट देगी मैं उसका साथ। महावीर गुप्ता की नजर में दीपेंद्र हुड्डा अच्छे मुख्यमंत्री होंगे या फिर भूपेंद्र हुड्डा? साहब का इतना एक्सपीरियंस है, हमारे सीनियर नेता हैं और ये डिसाइड करना मेरा काम नहीं है। मैं भूपेंद्र हुड्डा का साथ दूंगा, बिल्कुल 100% साथ दूंगा। जींद के अंदर एक बड़ी रैली हुई थी जिसमें शैलजा आई थी, रणदीप सिंह सुरजेवाला आए थे, वो भी इशारों में किसी एक साथी को टिकट बांट गए। कि उनके अंदर एक बात थी भाई, आज भी जो उसका लोहा मानते हैं दूसरे राजनीतिक लोग भी, भाई जो बात कह देनी वो स्पष्ट कह देनी। अगर हम बात करें बीजेपी की तो पिछले दिनों कुछ पैसों को लेकर, गबन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर लगातार मुद्दा उठता रहा, तो आपको क्या लगता है कहाँ पे गड़बड़ थी? भ्रष्टाचार साफ नजर आ रहा है। क्या लगता है, आपने जो गबन की बात की है उसमें विधायक जी भी शामिल हो सकते हैं? ये सरकार का काम है, सरकार की अपनी एजेंसीज काम करती हैं, सरकार के पास विजिलेंस है, सरकार के पास सीबीआई है, और सरकार की बहुत एजेंसी काम करती हैं, ये सरकार का काम है। महावीर गुप्ता क्या विकास के मामले में मांगेराम गुप्ता को पीछे छोड़ देंगे? जितनी मेरे अंदर ताकत होगी, जैसा मुझे समय मिला उतना विकास करेंगे। हो सकता है विकास ज्यादा भी हो जाए, हो सकता है। दोस्तों नमस्कार, बिंदास हरियाणा पर मैं हूं आपका बिंदास दोस्त अजय लोहान। बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम, खास शख्सियत में आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हां, हम आज चर्चा करेंगे पूर्व मंत्री मांगेराम गुप्ता के बेटे महावीर गुप्ता से। महावीर जी, स्वागत आपका बिंदास हरियाणा। धन्यवाद। महावीर जी, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, तो ऐसे में क्या लगता है, दिल की धड़कनें क्या कह रही है? दिल की धड़कने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो पुराने पॉलिटिशियन हैं, ये तो नए लोगों को फर्क पड़ता होगा। पुराने पॉलिटिशियन हैं, लेकिन कई बार आपका मन भी डगमगा जाता है। कभी कांग्रेस में पूरा परिवार था, पूरा राजनीतिक इतिहास कांग्रेस पार्टी से रहा, तो फिर बीच में जेजेपी का दामन क्यों थाम लिया? देखो, राजनीति में कई बार ऐसा संजोग बन जाता है। हमारा तो जन्म ही कांग्रेस में हुआ है, पहले भी पूरा परिवार कांग्रेस में था, आज भी कांग्रेस में ही है। हरियाणा की बात करें तो मांगेराम गुप्ता का नाम बहुत बड़े कदावर नेताओं में लिया जाता है। 4 बार के वित्त मंत्री, कमाल की बात है। हरियाणा के इतिहास की अगर हम बात करें तो शायद मुझे लगता है कि उनका रिकॉर्ड जो है वो अभी तक किसी से नहीं टूटा है और लगता भी नहीं कि आने वाले समय में किसी से टूट पाएगा। तो आपको क्या लगता है, इतने कदावर नेता के आप सुपुत्र हैं, तो क्या उनकी तरह से जींद में एक बार फिर महावीर गुप्ता का नाम गूंजेगा? बिल्कुल गूंजेगा। अगर कांग्रेस पार्टी ने मेरे को उम्मीदवार बनाया तो मैं आपके गारंटी से कहता हूं मेरी बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत होगी, और जींद हल्के को हम, जो आज जींद हल्का पिछड़ गया है, उसको हम चमकाने का काम करेंगे। फिर वही लोगों को याद आएगी गुप्ता जी की। जी, लेकिन उनका नाम तो बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, तो क्या महावीर गुप्ता का नाम भी सम्मान के साथ लिया जाएगा? बिल्कुल। जो विरासत मुझे मिली है और विरासत के अंदर जो राजनीति मुझे मिली है, मैं उनको सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने दूंगा, ऐसा मैंने निश्चय कर रखा है। महावीर जी, आपके जो प्रतिद्वंदी है, जो टिकट की लंबी फहरिस्त है जींद के, अगर हम बात करें तो हर कोई दावा कर रहा है। कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट से दावा कर रहा है, तो कोई कुमारी शैलजा के गुट से दावा कर रहा है। आपकी दावेदारी कितनी है? मेरी दावेदारी पूरी है। मैं भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ हूँ हर तरह से, और भूपेंद्र हुड्डा जी की नज़रों में मेरी पूरी कदर है और मुझे उम्मीद है
अब वो मुझे ही उम्मीदवार बनाएंगे, क्योंकि जितने भी एप्लीकेंट्स हैं मैं सबसे ज्यादा सक्षम हूँ। कैसे सक्षम है, कैसे सक्षम है? मेरा अपना ग्राउंड है। मैंने पीछे जो चुनाव लड़ा, जबकि अचानक ही चुनाव लड़ना पड़ा, हमने जितने पहले चुनाव लड़े हमेशा जिस पार्टी से मैंने चुनाव लड़ा उनके विरुद्ध लड़े, लेकिन कोई संजोग ऐसा बन गया उस पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ गया, जबकि मैंने उस पार्टी की कभी प्राथमिक सदस्य भी ग्रहण नहीं की थी, और अचानक चुनाव लड़ने से मुझे 47,000 वोट मिल गई। लोगों के हमने काम कर रखे हैं, लोगों में हमारी पकड़ है, लोगों में चाहते हैं, हमें गरीब का, मजदूर का, सबका इतना साथ दिया है, लोगों की निगाहें हमारे ऊपर है। आज तमाम जींद के लोगों को हम बता दें कि ये चेहरा जरा गौर से देखिए, ये वही शख्स हैं जो स्वर्गीय मांगेराम गुप्ता के सुपुत्र हैं और उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का दम भर रहे हैं। लेकिन गुप्ता जी, चंडीगढ़ इतनी आसान नहीं है, बहुत सारे बाधाएं आपके बीच में। अगर हम टिकट के दावेदारों की बात करें तो वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक डॉक्टर का बेटा विधायक बने, ये राजनीतिक नाइंसाफी है। कहने वाले कुछ भी कहते रहे हैं, मैं तो ना तो डॉक्टर का बेटा हूं, मैं तो एक राजनीतिक आदमी का बेटा हूं, राजनीतिक बन रहा हूं। तो अगर हम बात करें जींद के विकास की, तमाम राजनेता जींद में आते हैं और जींद को राजनीतिक राजधानी के रूप में इस्तेमाल करके चले जाते हैं। आपके पिताजी इतने लंबे समय तक यहाँ से विधायक रहे, मंत्री रहे, उसके बावजूद भी जींद एक पिछड़े इलाके के रूप में रहा, क्या वजह मानते हैं? जींद के अंदर जब जब गुप्ता जी मंत्री बने और जो जींद की जरूरतें थी वो पूरी करवा कर दी हैं। पिछड़ापन तो ऐसे कहने से नहीं होता, आप किस हिसाब से पिछड़ापन गिन रहे हो जींद का? आज देखो, सबसे आदमी की जरूरत की चीज है पीने का पानी, किसान को चाहिए खेत का पानी। जब तक गुप्ता जी सरकार के अंदर रहे, हर आदमी को पीने का पानी उन्होंने उपलब्ध करवाया, हर किसान के खेत को पानी उपलब्ध करवाया। दूसरी इंसान की जरूरत है शिक्षा की जी। हर गांव के अंदर स्कूल नहीं थे तो स्कूल बनवाए जी, और स्कूल जो मिडिल तक के थे मैट्रिक तक के करवाए, मैट्रिक तक के जो थे वो +2 तक के करवाए। जींद के अंदर यूनिवर्सिटी बनवाई, जींद के अंदर ITI खुलवाई, लड़कियों के कॉलेज बनवाए, कितना एजुकेशन का इंतजाम किया। फिर आदमी की बेसिकली जरूरत है स्वास्थ्य की जी, हॉस्पिटल यहाँ अपग्रेड करवाया, डॉक्टर्स को लेके आए। आज जो इंसान की पहले बेसिक नीड्स होती थी, रोटी कपड़ा और मकान, उसका तो इंसान ने इंतजाम कर लिया, कुछ सामाजिक संस्थाओं ने कर दिया, वो तो हो गया। आज उसकी जरूरत नहीं हरियाणा में जी। आज हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी जरूरत है शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सुरक्षा की। और गुप्ता जी के टाइम में किसी की हिम्मत नहीं थी। अब उनके हल्के में क्या, आज पूरे जिले के अंदर कोई बदमाश आकर बदमाशी कर दे, कोई किसी फिरौती मांग ले, कोई डकैती हो जाए, हो सकता है वारदात हुई होंगी, लेकिन उनको उसी टाइम सरकार के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से उनको ट्रेस कराया, उनको सजा दिलाई जी। लेकिन अगर हम बात करें बीजेपी के विधायक की, किशन मिड्डा भी कहते हैं कि मैंने जींद में विकास की गंगा बहा दी। बताओ, गंगा तो बहा दी, वो गंगा की जो लहरें वो कहां पर हैं, दिखाई तो नहीं दे रही। वही तो काम गिनाए, कोई मिसाल बताएं भाई ये काम हमने करवा दिया। वो कह रहे हैं कि जींद में मैंने 4 फ्लाईओवर बना दिए, जो कि लंबे समय से डिमांड थी। जींद में पानी की निकासी की समस्या थी, उसका समाधान करवाया। हजारों करोड़ रुपए से जींद के चारों तरफ बाईपास निकलवा दिए और रोड ऐसे कनेक्टिविटी उन्होंने बनवा दी। मेडिकल हब जो है वो जींद को बनाने जा रहे हैं। जहां तक मेडिकल हब की बात है बनाने की जी, हम कितने सालों से सुनते आ रहे हैं एक मेडिकल कॉलेज बनेगा, 2022 में उसकी OPD शुरू हो जाएगी, 2024 आ गया, आज तक उसका कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ है जी। बल्कि ना जो कांग्रेस सरकार ने एक पॉली क्लिनिक बनाया था वो भी उन्होंने बंद करवा दिया। डॉक्टर्स की पहले कमी है। जहां तक वो बाईपास की बात कर रहे हैं, फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं जी, ये एक ना भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत एक रूटीन प्रोसेस है जी। अब आप देखो, जम्मू से कटरा जी, एक रोड नेशनल हाईवे निकल कर जा रहा है जी, वो जम्मू से दिल्ली से कटरा जी। उसके बीच में जो स्टेट आएंगी, स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट जो विलेजेज आएंगे उनको उनसे होके गुजरेगा और वो कहते मैंने बनवा दिया, क्योंकि बात थोड़ा न कहने की।
पिछले दिनों जब कभी भी गबन की बात आती मैं आपको थी, पानी की बात बताऊं, जींद के अंदर जो निकासी की बात करते हैं, अगर हमने निकासी में 11 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। एक अमृत योजना आई थी, वो आप देखो, थोड़ी सी बारिश आते ही इतना बुरा हाल होता है। वो अमृत योजना 20 योजना बन गई। आप एक बात उनसे पूछो जी भाई, हमारा रोहतक रोड है जींद का, वो 3 साल तक लगातार गर्क होता रहा, बैठता रहा। जी फिर एक असेंबली की, इसके एमएलए की सब कमेटी बनी, जी वो जींद के अंदर आई। जी उन्होंने देखा 2 मेन होल के बीच में पाइप ही डाला ठेकेदार ने, और वो सारी रिपोर्ट उन्होंने ओपन की, लेकिन उस पर एक्शन क्या हुआ वो रिपोर्ट सामने नहीं आई। उस मामले के दौरान हमें भी अच्छी तरह याद है, विधायक जी मिड्डा साहब लगातार अधिकारियों को डांट पेल रहे थे। तो क्या लगता है कि मिड्डा की नीयत अच्छी थी, अधिकारियों की नीयत में खोट था? मुझे नहीं पता, ये तो वही जाने, उनका काम है। अधिकारी कर्मचारी जो है सरकार के हैं, सरकार उनकी पार्टी की है। अब उनको डांटना समझाना ये उनका काम है, हमें नहीं पता। लेकिन हम तो ये कहते हैं उस पर एक्शन क्या हुआ। तो आपको क्या लगता है किशन मिड्डा के विकास के जो दावे किए जा रहे हैं, आप उनको 10 में से कितने नंबर देंगे? नंबर जनता देगी, नंबर देना मेरा काम नहीं है। देखो, जब भी बच्चा कोई पढ़ता है, जी माँ बाप भी कहते हैं मेरा बेटा अच्छा है, टीचर भी कहते हैं मैंने खूब पढ़ाया। जी वो तो एग्जाम आएगा जब पता लगेगा। एग्जाम अब आ गया है, हमारा राजनीतिक आदमियों का एग्जाम तो इलेक्शन होता है। जी इलेक्शन के अंदर हल्के के वोटर्स बताएंगे वो कितने नंबर देते हैं। वो तो कह रहे हैं कि एक बार फिर तीसरी बार बीजेपी सरकार। वो तो कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे। हम भी कह रहे हैं अक्टूबर 4 बीजेपी बाहर। दीपेंद्र हुड्डा जींद के अंदर आए थे, काफी हुजूम यहाँ पर उमड़ता हुआ नजर आया था। तो लगता है उस दिन से आपके जो अंदर की आत्मा है, या ये कहें तरंगे जो हैं, वो साफ देखी जा रही हैं चेहरे के ऊपर, खुशी की। नहीं, खुश तो है, हमारी सरकार बनने जा रही है, हम खुश तो होंगे ही। दीपेंद्र हुड्डा जी आए, लोगों में और जोश बढ़ गया। जब भी कोई नेता आता है और नेता आकर हमारे हल्के के लोगों को कुछ आश्वासन देते हैं तो लोग उससे खुश होते हैं और हमारे अंदर भी जोश आता है। आप जेजेपी की सीट पे चुनाव लड़े थे, लेकिन आपने कहा कि आपने प्राथमिक सदस्यता तक नहीं ली थी, लेकिन किन्हीं कारणवश किन्हीं परिस्थितियों में चुनाव लड़ना पड़ा था। हो सकता है कि एक बार फिर वही लोग आपके पास आ जाएं और आपको टिकट ऑफर करने लगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मेरा कोई मन नहीं है 1% भी, और न ऐसा भी आगे होगा। ऐसा कभी नहीं होगा ना, कभी नहीं कह सकता आगे नहीं होगा जी। अब आगे कितनी उम्र रह जाएगी हमारी, मैं सीनियर सिटीजन हूँ जी, आगे कब तक चुनाव लड़ते रहेंगे हम जी। इसका मतलब ये हुआ कि अब की बार आर या पार? आर पार भी हो सकता है, ये तो समय बताएगा। मेरे जो साथी हैं, जो मेरे वर्कर्स हैं, जो मेरे वेल विशर्स हैं जी, जो 24 घंटे मेरा साथ देते हैं, उनसे मिलके फैसला करूंगा। मैं अकेला कभी फैसला नहीं करता। मैंने जेजेपी छोड़ी, मैं 2-3 महीने जेजेपी में रहा, तो साथियों से कहा भाई जेजेपी में बात छोड़ दो, छोड़ दी। कांग्रेस ज्वाइन की, साथियों से सलाह की। हम जब भी कोई पॉलिटिकल स्टेप लेते हैं, अपने हलके के जो हमारे 50-50 साल से वेलविशर हैं जी, या आगे पीढ़ी दर पीढ़ी उनके परिवार के लोग हमारे वेलविशर हैं जी, जो हमारा साथ देते हैं हर वक्त, हम जब भी कोई पॉलिटिकल स्टेप लेते हैं तो उनसे सलाह मशवरा करके ही लेते हैं जी। वहीं एक थोड़ा सा तीखा सवाल, पूरे जींद की जनता, पूरे हरियाणा की जनता आपको सुन पा रही है, किन्हीं कारणवश अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो क्या महावीर गुप्ता फिर भी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मुझे टिकट नहीं मिलती, कांग्रेस पार्टी जिसको टिकट देगी मैं उसका साथ दूंगा। आपकी भाषा जो है वो बदली बदली नजर आ रही है। नहीं, बदली का है, कहाँ बदली भाषा मेरी? मैं तो खुल के कह रहा हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी मेरे को टिकट देती है मैं चुनाव लड़ूंगा, मुझे मेरी पूरी तैयारी है। अगर दूसरे साथी को टिकट देती है तो मैं उसकी मदद करूंगा। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। नहीं, बड़ी बात क्या है इसमें? हमारे नेताओं का आदेश मानेंगे। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जो आदेश देंगे वो सर माथे वो मानेंगे। अच्छा, एक बात और बताइए गुप्ता साहब, जब कभी भी दीपेंद्र हुड्डा किसी भी विधानसभा क्षेत्र से गुजरते हैं तो वहां पे एक आवाज सुनने को मिलती है, भावी मुख्यमंत्री दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। लोगों की भावना है, लोग चाहते हैं, उनकी भावना हम लोगों की भावना से नहीं कुछ कह सकते। जिसकी जैसी भावना होगी वो वैसी आवाज लगाएगा।
तो महावीर गुप्ता की नजर में दीपेंद्र हुड्डा अच्छे मुख्यमंत्री होंगे या फिर भूपेंद्र हुड्डा? नहीं नहीं, मैं कोई फर्क नहीं समझता, दोनों ही बराबर है। ये सब बराबर है। हुड्डा साहब का इतना एक्सपीरियंस है, हमारे सीनियर नेता हैं, और ये डिसाइड करना मेरा काम नहीं है। हमारा काम तो उनका साथ देना है। मैं तो एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ जी, भूपेंद्र हुड्डा जी का मैं सिपाही हूँ जी, मेरे को टिकट देकर उन्होंने यहाँ विधानसभा में उतार दिया, जीत मेरी निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं भूपेंद्र हुड्डा का साथ दूंगा, बिल्कुल 100% साथ दूंगा। अभी कुछ ही समय पहले जींद के अंदर एक बड़ी रैली हुई थी जिसमें शैलजा आई थी, रणदीप सिंह सुरजेवाला आए थे, वो भी इशारों में किसी एक साथी को टिकट बांट गए। हमने तो ना टिकट तो नहीं बांटी, लेकिन वही है, कांग्रेस के अंदर नेता हमारे आए हैं, उनका स्वागत सबका करना हमारा फर्ज बनता है। वो हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं जी। आए, रैली करी, ठीक, अच्छी बात है, उससे कांग्रेस पार्टी का ही प्रचार होता है, कांग्रेस पार्टी का प्रचार करते हैं। फिर आप क्यों नहीं गए रैली में? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, एक रैली में मैं हो सकता ना हूं यहाँ पर जी, क्योंकि पार्टी के नेता हैं तो निश्चित रूप से हमारे आदरणीय नेता है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। आयोजक कई तरह के आयोजक है पार्टी के अंदर भी जी। अब आयोजक, जिस आयोजक ने प्रोग्राम किया, जो आयोजन करता था, तो वही जाने जी। वहीं अगर हम बात करें महावीर गुप्ता की, तो महावीर गुप्ता को अगर जींद की जनता मौका देती है या फिर पार्टी उनको मौका दे देती है और वो विधायक बन भी जाते हैं, तो जींद की जनता के लिए आपने क्या रोड मैप तैयार किया है? जींद की जनता के लिए सबसे पहले तो हमारा प्रोग्राम ये है, उनके लिए पीने का पानी का इंतजाम करना जी। हमारे जींद के अंदर पब्लिक हेल्थ की वाटर सप्लाई है जी। और 2015 में इसी सरकार के अंदर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की लेबोरेटरी ने ये रिपोर्ट जाहिर कर दी, जींद का ग्राउंड वाटर जो है वो हार्ड वाटर हो चुका है जी। वो पीने के लायक नहीं है। तो हमारा फर्ज बनता है, सरकार का फर्ज बनता है, अगर सबसे पहले अपने लोगों को पीने का पानी मुहैया कराएं। जी। जो ये बार बार बीजेपी की सरकार ढोंग रच रही है, भाई हम भाखड़ा का पानी लाएंगे, भाखड़ा का पानी लाएंगे, आज तक एक कसी भी उन्होंने नहीं लगवाई। हम सबसे पहले जींद के लोगों के लिए पीने के पानी का इंतजाम करेंगे जी। दूसरा, हमारा जो युवा आज रास्ते से भटक गया है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है जी। सरकार के माध्यम से जींद के अंदर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगवाकर, IMT सेक्टर बनवाकर उनके लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। तीसरा, किसान के लिए जो है उसकी फसल बर्बाद ना हो, उसको उसकी फसल का पूरा भाव मिले, उसे जो पोर्टल की समस्या उसके लिए सरकार ने खड़ी कर रखी है जी, जिससे हमारा भोला भाला किसान आज दुखी है, उसकी समस्या का हम समाधान करेंगे। व्यापारियों के लिए जो आज फिरौती मांगी जा रही है, उन पे गोलियां चलाई जा रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, हम व्यापारी के लिए सुरक्षा का इंतजाम करेंगे। इस तरह बहुत सी मेरे दिमाग के अंदर बहुत ऐसी और भी स्कीमें हैं, उन सब का मैं अभी खुलासा नहीं कर सकता क्योंकि ये हमारे नेताओं का काम है। हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर भी हमारी पार्टी के नेताओं ने दिया है, वो बातें अलग हैं। अभी हम बुढ़ापा पेंशन 6,000 करेंगे, ये भी हम हरियाणा के लोगों के लिए बहुत बड़े की बात है। हम गैस सिलेंडर 500 का देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। बहुत सी हमारी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बहुत अच्छी सोच है और उसको इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी लेके आए हैं हम, और वो लोगों की जरूरतें हम बहुत पूरी करेंगे। महावीर जी, एक बात और बताइए, आपने जींद जिले की जनता से सबसे ज्यादा करीब से, नजदीक से आपने मांगेराम गुप्ता जी को देखा था, क्या खूबी उनमें आपको लगती थी? देखो, उनकी राजनीति कुछ अलग टाइप की थी और वो उन्होंने ना बड़े संघर्ष करके, मुझे तो राजनीति विरासत में मिली है जी, उन्होंने तो बहुत लंबा संघर्ष किया था और वो सेल्फ मेड आदमी थे। एक तो उनकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं था, मैं भी निभाऊंगा उस बात को जी। उसके उनके अंदर एक बात थी, भाई आज भी जो उसका लोहा मानते हैं दूसरे राजनीतिक लोग भी, भाई जो बात कह देनी वो स्पष्ट कह देनी, लोगों को टर्काइलॉजी में नहीं है, भाई कल आना परसों आना, ये काम चंडीगढ़ जाके करूंगा, भाई होगा तो हाँ बरली, नहीं तो नहीं। आज के राजनीतिक लोगों में ये बात मिलनी बड़ी मुश्किल है, स्पष्ट कहना जी। तो बिल्कुल स्पष्टवादी थे, कभी भी उन्होंने अपने चरित्र के ऊपर कोई दाग नहीं लगने दिया, अपनी ईमानदारी के ऊपर कोई दाग नहीं लगने दिया। उनका तो मुकाबला नहीं कर सकते, ऐसे नेता कहाँ होते हैं जी। वहीं अगर हम बात करें बीजेपी की, तो पिछले दिनों कुछ
पैसों को लेकर, गबन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर लगातार मुद्दा उठता रहा। तो आपको क्या लगता है कहाँ पे गड़बड़ थी? भ्रष्टाचार साफ नजर आ रहा है। आप ये देखो, जो ये प्रॉपर्टी आईडी का काम है जी एक कंपनी को इन्होंने ठेका दिया जी और जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आवाज उठाई, पब्लिक चिल्लाई, जी तो इन्होंने अपनी एक सब कमेटी बनाकर उसका सर्वे करवाया जी और आईडी, जो प्रॉपर्टी आईडी के अंदर उस सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी कि 80 से 90% तक ये सब फर्जी काम है, बिल्कुल गलत है। सरकार ने उसको करोड़ों रुपए की पेमेंट तो कर दी, लेकिन साथ के साथ में उसको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया। अब आप एक बात बताओ, जब एक कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जी तो उसकी सर्वे रिपोर्ट को रद्द क्यों नहीं किया? जी कितना बड़ा गबन हुआ इसके अंदर। जी अब ये अमृत योजना आई, ना तो नीचे बेड डाला पाइप बिछाने के लिए, जी और मैंने बताया आपको 2 मेन होल के बीच में पाइप लगाना ही छोड़ दिया। तो कितना बड़ा गबन है जी। गबन तो बहुत हुए सरकार में। अब ये प्रॉपर्टी आईडी का सबसे बड़ा गबन सामने आ रहा है। क्या लगता है, आपने जो गबन की बात की है उसमें विधायक जी भी शामिल हो सकते? मैं नहीं कह सकता कौन शामिल है कौन नहीं। ये सरकार का काम है, सरकार की अपनी एजेंसीज काम करती हैं, सरकार के पास विजिलेंस है, सरकार के पास सीबीआई है, और सरकार की बहुत एजेंसी काम करती हैं, ये सरकार का काम है। महावीर जी, कुछ समय पहले किसान आंदोलन बहुत पीक पे था और किसान आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। 5 सीटें जीतने में कांग्रेस पार्टी कामयाब रही और 5 सीटें जीतने के बाद हर कोई अभी ये सोच रहा है कि काउंटडाउन उल्टा स्टार्ट हो गया है, परिवर्तन की लहर आएगी। तो आपको क्या लगता है, वो किसान आंदोलन जो था उसकी लहर, उसका विरोध जो है आज भी देखने को मिल रहा है? बिल्कुल देखने को मिल रहा है। किसान आंदोलन खाली किसान आंदोलन तक सीमित ना होकर 750 किसानों ने कुर्बानी दी है जी। और कुर्बानी इतनी जल्दी बेकार नहीं जाया करती जी। पूरा सरकार को सबक सिखा के जाएगी। आप एक चीज देखो, उसके साथ साथ जो ये लोकसभा में या फिर विधानसभा में साफ की बात हम कह रहे हैं, ये 100% होगा, क्योंकि आज आप किसान के साथ साथ व्यापारी, कर्मचारी, अधिकारी, मजदूर जितने भी हैं, सब जब भी अपनी आवाज उठाते हैं, ये सरकार उन पे लाठियां बरसाती है। सरकार का फर्ज बनता है उनकी सुनवाई करे, समझौता करे, बैठ के बात करे। जब वो सारे सड़कों पर आकर आंदोलन कर रहे हैं, आज आंगनवाड़ी वर्कर का क्या हाल है, बालवाड़ी वर्कर का क्या हाल है, नर्सेज का क्या हाल है, डॉक्टर्स का क्या हाल है। जब आज भगवान के बाद हम डॉक्टर को याद करते हैं और वही सड़कों पर आ जाएं, फिर बचेगा क्या जी। तो महावीर जी, आपने तमाम दावे किए हैं, तमाम बातें कही हैं कि सरकार बनेगी, मैं जिंद की काया पलट करूंगा, लेकिन आपको पता है आप सरकार बना भी गए तो 6 महीने के बाद दिल्ली के अंदर बैठे हुए आका वो आपकी सरकार गिरा देंगे। आपने जेपी दलाल का बयान सुना होगा। उनकी तरफ से कहा गया कि अगर भगवान नाराज भी हुए, किन्हीं कारणवश उनकी सरकार नहीं भी बन पाई, तो जो दिल्ली में आका बैठे हैं वो 6 महीने के अंदर आपकी सरकार गिरा देंगे। ठीक है, दिल्ली की सरकार जो है ना, सेंटर की सरकार, वो पावरफुल होती है जी। अगर उन्होंने यही तानाशाही रवैया अपनाया ना, जबरदस्ती सरकार गिराने की बात की जी, तो एक बहुत बड़ा जन आक्रोश पैदा हो जाएगा। और इस तरह जन आक्रोश जब पैदा होता है ना, वो फिर किसी के डांटे नहीं डटता। तो इसका मतलब एक नेता को, एक मंत्री को, एक पार्टी के सबसे बड़े कदावर रहे नेता को इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए, संयम में रहकर बात करनी चाहिए। वो आदरणीय मंत्री हैं हरियाणा सरकार के अंदर, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो उनके पास है जी। उनको अपनी भाषा, वित्त मंत्री है वो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वित्त मंत्री का पद कोई छोटा पद नहीं होता जी। सारे हरियाणा की बागडोर चाबी उनके हाथ में है खजाने की जी। उनको तो बहुत सोच समझकर बयान देना चाहिए। चाबी तो आपके हाथ में भी आई थी तो फिर हमने तो कभी गलत नहीं बोला, हमने तो लोगों की सेवा की है। ताला खोलने में चूक गए थे? नहीं, कहाँ चूके ताला खोलने में, लेकिन हमारे अंदर एक बात जरूर थी, हमारे पिताजी में क्वालिटी थी, जितना बजट होता था उसके हिसाब से चलते थे। 2019 के चुनाव में थोड़ा सा गैप रह गया था, ताली से नहीं, ये सब अफवाहें हैं।
अफवाह है। सब अफवाह है जी ये तो कुछ लोग वो होते हैं जो अपने अपनी दाढ़ी बनाने के चक्कर में होते हैं, वो अफवाह फैलाते हैं। ये तो आगे ही फैलेगी। ये अगर मैं चुनाव जीत जाता हूँ, मैं नहीं कोई भी हो जी, कोई भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी से हो, जी जब वो चुनाव जीत जाता है तो उसके जैसा कोई खिलाड़ी नहीं। जी। अगर वो चुनाव आ जाता है, पैसे नहीं खर्चे, मेरी नहीं माननी, उस गांव में नहीं वहां नहीं गई, ये तो कुदरती नेचुरल बातें चलती रहती है। तो बहाने चलते रहेंगे तो ये कभी बंद नहीं हुआ करते। जीतने के बाद चाहे मैं कुछ ना करूं, कोई बात नहीं चलेगी। हारने के बाद 100 बातें चलेगी। जिन्हें दाढ़ी बनानी है वो कहेंगे पैसे नहीं खर्चे हैं। जिसने तो महावीर जो शराब पीने वाले होते हैं, जिनको चाहिए 5-4 पेटी शराब की मेरे घर स्टॉक हो जाएंगे, वो कहेंगे शराब नहीं बांटी। लेकिन हमने कभी भी इलेक्शन में हमने जींद हल्के से 9 इलेक्शन लड़ लिए जी, लेकिन हम वोट खरीदने के और शराब बांटने के, शराब से वोट लेने के हक में कब ना थे ना आगे होंगे। तो महावीर गुप्ता क्या विकास के मामले में मांगेराम गुप्ता को पीछे छोड़ देंगे? नहीं, मैं मुकाबला नहीं करता। और अपने पिताजी से क्या मुकाबला करूंगा? मैं तो किसी से भी नहीं करता। जितनी मेरे अंदर ताकत होगी, जैसा मुझे समय मिला उतना विकास करेंगे। हो सकता है विकास ज़्यादा भी हो जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं कंपटीशन में नहीं आता। जी, पूरी जींद की जनता, पूरे हरियाणा की जनता आपको सुन पा रही है। क्या आश्वासन आप जनता को देना चाहेंगे? क्या अपील आप जनता से करना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ जी, अब 10 साल का ये बीजेपी का कुशासन जो है जी, आज इसको उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। अब चंद दिनों की बात रह गई, समय ज़्यादा नहीं है जी। और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए, अपनी आत्मा की आवाज़ को पहचानते हुए कांग्रेस पार्टी को वोट दें, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाए। और कांग्रेस पार्टी आपको आश्वासन देती है इस बात का, हरियाणा के अंदर बहुत अच्छा एक शासन करके दिखाएंगे और आपको मतलब हर जगह न्याय मिलेगा। किसी प्रकार की हरियाणा वासियों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी बिल्कुल, हरियाणा वासियों को, जींद वासियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएंगी। बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम, खास शख्सियत में आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद थे महावीर सिंह जी। इनका साफ तौर से कहना है कि पूर्व मंत्री रहे मांगेराम गुप्ता के द्वारा किए गए विकास के कार्य आज भी जींद की जनता की जुबान पर साफ तौर से सुने जा सकते हैं। इससे भी एक कदम आगे इनका यह भी साफ तौर से कहना है कि भले ही कांग्रेस पार्टी किसी को टिकट दे, हालांकि ये अपने आप को सबसे कद्दावर नेता मानते हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, सबसे मजबूत दावेदारों में अपने आप को पाते हैं, लेकिन इससे भी आगे इनका ये कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहें या कांग्रेस पार्टी, किसी के ऊपर भी विश्वास करे, जिसको भी कांग्रेस पार्टी जींद से चुनावी मैदान में उतारेगी वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे। निश्चित रूप से जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि तमाम कांग्रेस पार्टी के जो टिकट के दावेदार हैं वो एक ही भाषा, एक ही सुर का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी के लोग भी लगातार जीत की हैट्रिक बनाने का दावा कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जींद की जनता किसको सिर आंखों पर बैठाती है और किसके सिर पर चौधर का ताज सजाती है। बहरहाल एक बात तो तय है कि अब की बार जींद में बड़ा रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान व महावीर जी को इजाजत। नमस्कार।